नमस्कार साथियों, विंध्य जीएस सर्किल में आप सभी का बहुत स्वागत है। विभिन्न संस्थाओं और आयोगों को देखने के क्रम में आज हम देखेंगे एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और एसएचआरसी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। लेकिन क्लास देखने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी होना चाहिए कि जो मानवाधिकार होते हैं वो क्या होते हैं। तो शुरुआत हम इस क्लास की चर्चा मानवाधिकार को समझाने के क्रम में करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि मानव का अधिकार क्या होता है। तो देखिए, समाज में और प्रकृति में मानव होने के नाते जो अधिकार किसी को प्राप्त होते हैं वो मानवाधिकार कहलाते हैं। मानव होने के नाते मानवाधिकार क्या है? तो मानव होने के नाते जो अधिकार मिलते हैं, मानवाधिकार बराबर मानव होने के नाते प्राप्त अधिकार। ठीक है, मानव होने के नाते प्राप्त अधिकार। अब आप कहेंगे मानव होने के नाते से क्या अर्थ है? ठीक है, तो मानव होने के नाते जो अधिकार हैं वो स्थापित, जिन अधिकारों से मनुष्य की एक ओवरऑल गरिमा स्थापित होती है, एक पर्सोना स्थापित होता है, वो मानवाधिकार कहलाते हैं। जैसे जीवन का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, समानता का अधिकार हो गया। ठीक है, और जो मनुष्य की गरिमा की स्थापना के लिए आवश्यक हैं वो मानवाधिकार कहे जाते हैं और मानव होने के नाते सभी को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए, स्वतंत्रता जैसे, ठीक है, ये हो गया, समानता हो गया, और सबसे इम्पॉर्टेंट है जीवन का अधिकार हो गया। ठीक है, और अगर आप इसको समग्र रूप में देखेंगे तो मानवाधिकार बराबर है मानव होने के नाते प्राप्त अधिकार, और मानव होने के नाते प्राप्त अधिकार में मनुष्य की गरिमा, इसका जो सार है, मनुष्य की गरिमा की स्थापना, जो मनुष्य का जो पर्सोना है वो मनुष्य की गरिमा की स्थापना ही मानवाधिकारों का सार है। ठीक है, मनुष्य की गरिमा की स्थापना, ठीक है, ये सार है, मानवाधिकार का सार है मनुष्य की गरिमा की स्थापना। ठीक है, अब हम देखेंगे, सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि ये जो है अधिकार है, इसके कुछ मूलभूत लक्षण होते हैं। ये जो अधिकार मनुष्य की गरिमा की स्थापना का जो हो रही है मानवाधिकारों से, इसके कुछ लक्षण होते हैं जो कि किस क्रम में आए हैं और कैसे पूरी दुनिया में इसका प्रचलन हुआ। तो इसका जो मूलभूत गुण है सार्वभौमिकता, मानवाधिकारों का मूलभूत गुण जो है, गुण जो इसके लक्षण हैं, वो पहला है सार्वभौमिकता। ये यूनिवर्सल होते हैं, ये नहीं कि भारत के लोगों के मानवाधिकार कुछ अलग हैं और यूएसए के मानवाधिकार कुछ अलग हैं और चाइना के मानवाधिकार कुछ अलग। ये जो मानवाधिकारों का जो प्रमुख लक्षण या गुण है, ठीक है, ये सार्वभौमिकता या यूनिवर्सैलिटी है। ठीक है, सार्वभौमिकता का अर्थ क्या है? राष्ट्र की सीमाओं से परे हैं, ये किसी भी देश के व्यक्ति हों, मानव होने के नाते उन्हें प्राप्त हैं। ठीक है, और जाति के भेद से भी की सीमा से ये परे हैं, रंग के भेद से, काले लोगों को मानवाधिकार अलग हो गया, सब गोरे लोगों का मानवाधिकार, ऐसा कोई भेद नहीं होता। तो राष्ट्र की सीमा से परे, जाति की सीमा से परे, रंग की सीमा से परे, लिंग की सीमा से परे ये प्राप्त होते हैं। मतलब मेल को अलग मानवाधिकार हैं, फीमेल को, ऐसा कोई भेद नहीं होता। चाहे नर हो, चाहे मादा हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सभी को समान अधिकार मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं, वो मानवाधिकार कहे जाते हैं। इसी तरह धर्म, ये नहीं कि मुस्लिम को कुछ अन्य मानवाधिकार हैं, हिंदू को कुछ अन्य, ईसाइयों को, मतलब राष्ट्र की सीमा से परे, जाति की सीमा से परे, धर्म की सीमा से परे, लिंग की सीमा से परे और रंग की सीमा से परे, ये से परे होते हैं और सभी को एक रूप में प्राप्त होते हैं। तो सार्वभौमिकता का क्या है? सार्वभौमिकता का अर्थ है राष्ट्र, जाति, लिंग, धर्म, ठीक है, रंग, इन सब से परे हैं। ठीक है, इससे, इसके लिमिटेशन पर कोई अंतर नहीं, इसके में कोई डिफरेंस नहीं होता कि इन सब चीज़ों से ये प्रभावित नहीं होता। सभी पूरे विश्व को, पूरे यूनिवर्स के कोई भी मानव है तो उसको एक समान मानवाधिकार है। इसीलिए मानवाधिकार का पहला गुण है सार्वभौमिकता। मानवाधिकार का दूसरा गुण है, जो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, मानवाधिकार का दूसरा गुण है, ये आप लोगों ने देख लिया। अब सार्वभौमिकता, इसका दूसरा गुण है ये अविभाज्य होते हैं। ठीक है,
अविभाज्य का अर्थ क्या है? जैसे आप लोगों ने देखा कि अविभाज्य का अर्थ हुआ कि जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि स्वतंत्रता मिली है, समानता मिली है, जीवन है, तो ये नहीं कि मनुष्य को स्वतंत्र कर दिया गया लेकिन उसकी कोई गरिमा नहीं है। मनुष्य को जिंदा रहने दिया गया लेकिन उसकी कोई गरिमा नहीं है, वो स्वतंत्र नहीं है। ये अविभाज्यता का अर्थ है कि ये संपूर्ण रूप में प्राप्त है, इसको विभाजित करके नहीं दिया जा सकता। ये अविभाज्य होते हैं, मतलब ये संपूर्णता में होते हैं, इनको तोड़ तोड़ के नहीं दिया जा सकता। अगर किसी को जीवन का अधिकार दिया गया है तो उसे स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया जाएगा। ये नहीं कि जीवन दे रहे हैं और उसको दास बना लिए, नहीं, ये अविभाज्य होते हैं, ये संपूर्णता में प्राप्त होते हैं। तो इसका पहला गुण है कि ये सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल। दूसरा होते हैं कि ये टोटैलिटी में प्राप्त होते हैं, ये अविभाज्य होते हैं। तीसरा गुण है कि ये परिवर्तनशील होते हैं। परिवर्तनशील का मतलब होता है कि ये जो कैसे विकसित हुए हैं, वे कालावधि में विकसित हुए हैं। प्राचीन काल में कुछ, मध्यकाल आया, सामंत युग, उसमें कुछ मानवाधिकार, और उसके बाद आधुनिक काल में कुछ मानवाधिकार। तो ये परिवर्तनशीलता का इसमें गुण होता है। तो अभी हम आपको बता रहे हैं कि मानवाधिकार क्या होते हैं और मानवाधिकार के गुण। तो मानवाधिकार का अर्थ हो गया मानव होने के नाते प्राप्त अधिकार। तो क्या है? स्वतंत्रता हो गया, जीवन हो गया, समानता हो गया। और इसका सार क्या है? जैसे ये उदाहरण है, इसका सार है मनुष्य की गरिमा की स्थापना। ये मनुष्य का जो एक पर्सोना होता है उसकी स्थापना करता है। इन सब ये एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब मानवाधिकार का कुछ गुण है जो हर जगह पूरे ब्रह्मांड में समान है और सभी लोगों को प्राप्त है। वो क्या है? सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का अर्थ है कि राष्ट्र की सीमा से परे है, जाति, लिंग, रंग, इन सब सीमा से परे। अविभाज्य मतलब ये संपूर्णता में मिलते हैं। ये नहीं कि जीवन का अधिकार दे दिया गया और कुछ को दे दिया गया, कुछ को नहीं। तीसरा है कि ये परिवर्तनशील होते हैं। ये जो विकास हुआ है मानवाधिकारों का, ये एक समयावधि में हुआ है। मतलब प्राचीन काल में कुछ मानवाधिकार थे, मध्यकाल में कुछ हुए और आधुनिक काल में कुछ है। तो ये परिवर्तनशील होते हैं, ठीक है। इसमें परिवर्तन का गुण होता है। अब परिवर्तनशीलता को एक बार डिटेल में समझ लेते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो हम देख रहे थे कि मानवाधिकार का जो लक्षण होता है वो क्या होता है। तो इसका थर्ड लक्षण होता है जो बेहद इम्पॉर्टेंट है, परिवर्तनशीलता का गुण होता है। अब परिवर्तनशीलता क्या होता है आप यहाँ समझ लीजिए। परिवर्तनशीलता का अर्थ हो गया कि ये प्रथम पीढ़ी, इसमें कुछ डिवीज़न है। जैसे प्रथम पीढ़ी में क्या हुआ, जब मध्यकाल से हम थे तो सामंतों का युग था। तो ये राजनीतिक अधिकार या नागरिक अधिकार, तो किसी राज्य की सीमा में रहने वाली जनसंख्या, राज्य की परिभाषा होती है कि वो सरकार होती है, उसका एक निश्चित भूभाग होता है, जनसंख्या होता है और सत्ता होती है। तो जो सत्ता या सरकार होती है, तो जो जनसंख्या जिस राज्य में रह रही है वो अपनी सरकार को चुनेगी, ठीक है। ये नहीं कि एक राजा है, वो राज्य कर रहा है, फिर उसके बाद उसका उत्तराधिकारी राज कर रहा है, नहीं। तो प्रथम पीढ़ी के अधिकार जो हैं, मानवाधिकार, वो राजनीतिक हैं या नागरिक हैं, नागरिक या राजनीतिक अधिकार हैं, ठीक है। तो इस तरह हुआ। जो परिवर्तनशील होते हैं मानवाधिकार, वो किस क्रम में डेवलप हुए हैं इसकी बात की जा रही है। तो प्रथम पीढ़ी में देखिए, दूसरी पीढ़ी में कुछ परिवर्तन हुए। तो दूसरी पीढ़ी में, पहली पीढ़ी में आप समझ गए कि ये राजनीतिक हैं, जैसे सरकार चुनने का स्वतंत्रता हो गई, वोट डालने की स्वतंत्रता, ठीक है। दूसरी पीढ़ी के जो अधिकार हैं वो सामाजिक और आर्थिक होते हैं, ठीक है। समाज से रिलेट होते हैं, अर्थव्यवस्था से और संस्कृति से, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ये होते हैं दूसरी पीढ़ी के मानवाधिकार, ठीक है। और एक होता है अभी जो आधुनिक रूप में प्रचलित है, तीसरी पीढ़ी के अधिकार। तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकार क्या है? तो तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकार हैं जैसे शांति का अधिकार हो गया, तीसरी पीढ़ी, शांति, विकास, स्वच्छ पर्यावरण, इसे एकात्मकता का अधिकार कहा जाता है। ये एकात्मकता की मतलब पूरे विश्व में एक समान है, सभी लोगों को शांति की स्थापना। ये तीसरी पीढ़ी वाले जो मानवाधिकार हैं वो एकात्मता की, मतलब सब वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, वो एकात्मता की बात कर रहा है। तीसरी पीढ़ी का जो मानवाधिकार है वो एकात्म की बात कर रहा है, एकात्मता, ठीक है। और कि संपूर्ण विश्व ही परिवार है। इसमें क्या है? इसमें जैसे शांति हो गया, संपूर्ण विश्व में शांति हो, संपूर्ण विश्व में विकास हो,
ये संपूर्ण विश्व में ये शांति है, ये विकास, संपूर्ण में स्वच्छ पर्यावरण हो, ठीक है, स्वच्छ पर्यावरण की बात कर रहा है ये। उसके बाद ये तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकार हैं, ये कुछ इसके फंक्शन वो हैं, गुण हैं, जैसे शांति की बात कर रहा है, विकास की बात कर रहा है, स्वच्छ पर्यावरण की बात कर रहा है, सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहा है, ठीक है, किसी भी तरह के डिजास्टर से, चाहे वो नेचुरल हो चाहे मैन मेड हो, उससे सुरक्षा की बात की जा रही है। तो ये तीसरी पीढ़ी के हैं, ये वसुधैव कुटुंबकम का डायमेंशन लिए होते हैं, मतलब ये संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में पिरोना चाहते हैं। तो मानवाधिकार का जो लक्षण होता है, पहला है कि यूनिवर्सैलिटी होती है, सार्वभौमिकता, दूसरा होता है कि अविभाज्य होते हैं, तीसरा होता है कि परिवर्तनशील होते हैं। तो परिवर्तनशीलता के क्रम में प्रथम पीढ़ी में नागरिक अधिकार, दूसरी पीढ़ी में सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक अधिकारों का जन्म हुआ, तीसरी पीढ़ी में जो है एकात्मकता की बात हो रही है। और यह किस सेंस में हो रही है? तो शांति, विकास, स्वच्छ पर्यावरण, सुरक्षा, मतलब प्राकृतिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, और जो मैन मेड डिजास्टर होते हैं उनसे सुरक्षा की बात हो रही है। अब हम देखेंगे कि इन मानवाधिकारों का विकास किस परिप्रेक्ष्य में हुआ है, कैसे कैसे हमारे अभी जो वर्तमान में जो मानवाधिकार हैं वो उनका अस्तित्व कैसे हुआ है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखेंगे, इसे समझना जरूरी था, क्योंकि अगर हम मानवाधिकार आयोग की चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मानवाधिकार क्या है, मानवाधिकारों का जन्म कैसे हुआ, मानवाधिकारों के लक्षण क्या हैं, ये सारी चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। इससे आपका डबल फ़ायदा है। प्री में अगर आएगा तो प्री वाला अभी ये हम कराएंगे तो उससे हो जाएगा। अगर मेंस में और इंटरव्यू में अगर आपसे कुछ पूछ लिया जाए कि मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार क्या होते हैं, वो उनका उद्भव कैसे हुआ, ये वर्तमान समय में उसका कहाँ तक पहुँचे हैं, और उसके जो मूलभूत गुण हैं वो सब क्या हैं, तो उसके दृष्टि से एक जानना जरूरी है। अब हम देखेंगे कि मानवाधिकार कैसे वर्तमान समय में आया, ठीक है, इसका उद्भव किस क्रम में हुआ। तो सबसे पहले जो है 1215 की एक अवधि है जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। इंग्लैंड के राजा थे, उन्होंने एक मैग्ना कार्टा प्रस्तुत किया, ठीक है, इस 1215 में मैग्ना कार्टा, ठीक है। इसमें मानवाधिकारों की चर्चा की गई थी। ये सबसे पहला दस्तावेज है, माना जाता है कि 1215 में मैग्ना कार्टा जो मानवाधिकारों का है इंग्लैंड के राजा ने प्रस्तुत किया। उसके बाद एक महत्वपूर्ण कालावधि आती है 1776। ये यूएसए की क्रांति, अमेरिका की क्रांति हुई और अमेरिका का संविधान जन्म लिया, ठीक है, 1776 में अमेरिका का संविधान, इसमें भी मानवाधिकारों की चर्चा की गई है। तो मानवाधिकारों के विकास के क्रम में सबसे पहले हम 1215 ईस्वी देखते हैं, 1215। उसके बाद हम देखते हैं कि 1776 में अमेरिका का संविधान जन्म लिया। तो ये जो विकास का क्रम है, तो पहला दस्तावेज 1215 है, दूसरा 1776 है। बहुत से सारे दस्तावेज हैं, लेकिन जो मेन इतिहास में दर्ज हैं उन पे चर्चा की जा रही है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद है 1789, फ्रांस की क्रांति के क्रम में कुछ मानवाधिकारों की चर्चा हुई। फ्रांस की क्रांति के क्रम में कुछ संविधान बने और मानवाधिकारों की चर्चा हुई के क्रम में, ठीक है। 1776 अमेरिका का संविधान जन्म लिया, 1789 में फ्रांस की क्रांति के बाद कुछ मानवाधिकारों को ऐड किया गया। उसके बाद हम देखते हैं जो विश्व युद्ध हुए, उसके बाद 1946 में हम पहुंचते हैं। 1946 यहाँ पे UNHRC का जन्म हुआ था। UNHRC का मतलब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। ये UNHRC संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, इसका जन्म होता है, ठीक है, इसका गठन हुआ 1946 में। फिर इन लोगों को एक दायित्व सौंपा गया कि सार्वभौमिक घोषणा पत्र, यूनिवर्सल चार्टर डेवलप करें। जो UNHRC है, इसका गठन 46 में हुआ और इसको कार्य सौंपा गया कि कुछ यूनिवर्सल चार्टर का गठन करे मानवाधिकारों पर। तो इसने 10 दिसंबर उस चार्टर को ग्रहण करने की अवधि थी 10 दिसंबर 1948, ठीक है, 1948। ये सार्वभौमिक घोषणा पत्र हुआ, मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा पत्र जारी हुआ। मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा पत्र, मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा पत्र
ये जारी इसको इस दिन लीगली रूप से अपनाया गया, ठीक है, सार्वभौमिक घोषणा पत्र। इसीलिए जो है 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि सार्वभौमिक घोषणा पत्र को अपनाया गया, यूनिवर्सल चार्टर को अपनाया गया, इसीलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस की मनाया जाता है 10 दिसंबर। तो 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक घोषणा पत्र अपनाया गया, इसलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार आयोग दिवस मनाया जाता है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण है 1993, इसमें जो है मानवाधिकार विश्व सम्मेलन हुआ और मानवाधिकार विश्व सम्मेलन में वियना घोषणा पत्र आया है, वियना घोषणा पत्र। और इसी वियना घोषणा पत्र से कई देशों ने अपने यहाँ कानून बनाए, जैसे भारत में वियना घोषणा पत्र के ही परिप्रेक्ष्य में, वियना घोषणा पत्र के परिप्रेक्ष्य में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट PHRA 1993 लाया गया, वियना घोषणा पत्र। विश्व में कई देशों ने अपने यहाँ मानवाधिकारों के प्रोटेक्शन के लिए कुछ कानून बनाए, तो भारत में जो है PHRA एक्ट 1993, तो ये 1993। तो आप ही लोगों ने देखा कि जो मानवाधिकारों का विकास क्रम है वो कैसे हुआ। तो कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसको आप मेंस में भी लिख सकते हैं, और इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा गया कि मानवाधिकारों की कुछ महत्वपूर्ण वर्ष बताइए, कैसे इनका डेवलपमेंट हुआ, तो साक्षात्कार में के दौरान इंटरव्यूअर को आप खुश कर देंगे। तो ये जो इम्पोर्टेंट, और मेंस में भी अगर आप इसका उल्लेख करते हैं, चाहे निबंध में करते हैं, तो आपको बहुत बेहतरीन नंबर मिलेंगे। इसीलिए हमारा मकसद था कि ये जो प्री वाला पोर्शन है, जो फैक्ट हैं, उसको बताने से पहले आपको थोड़ा सा ये बता दिया जाए। तो 1215 याद रखिए, 1776 याद रखिए, 1789 याद रखिए, फिर 1946 में UNHRC का गठन होता है, फिर इसे काम सौंपा गया घोषणा पत्र बनाने का। तो उसने 10 दिसंबर 1948 को जो घोषणा पत्र बनाया उसको स्वीकार किया गया, इसीलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। फिर 1993 में वियना घोषणा पत्र, मानवाधिकार विश्व सम्मेलन हुआ जिसमें वियना घोषणा पत्र लाया गया। इस वियना घोषणा पत्र के तहत विश्व के कई देशों में कानून बनाया गया मानवाधिकार को संरक्षित करने के लिए, जैसे भारत में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट PHRA एक्ट 1993 लाया गया, ठीक है। अब हम आते हैं अपने मेन पीसीएस और यूपीएससी प्री के दृष्टि से जो हमारा हेडर है, जैसे संस्था हो गया, स्टेटस, ओरिजिन, कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह, तो उस पे आते हैं। तो आप लोगों ने जल्दी से देखा कि मानवाधिकार क्या होते हैं, इसके कुछ लक्षण क्या होते हैं, इसका उद्भव कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी। अब आप देखेंगे कि मानवाधिकार से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं प्री में, वो कैसे बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस जो संस्था है, एक तरफ है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग UNHRC, दूसरा है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, राज्य मानवाधिकार आयोग, ठीक है। इसको हम डिवीज़न इसका कर दे रहे हैं, और इसमें हम अंतर के माध्यम से समझेंगे तो ये हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहला इसका हेडर है स्टेटस एंड ओरिजिन। तो ये स्टैट्यूटरी संस्था है, स्टैट्यूटरी संस्था है मतलब संविधिक, वैधानिक या कानूनी, कुछ भी कह लीजिए, स्टैट्यूटरी, ठीक है। इसका अर्थ हुआ संविधिक, वैधानिक या कानूनी संस्था, ठीक है। संविधिक, वैधानिक या कानूनी संस्था, मतलब इसका निर्माण संसद ने या विधायिका ने किया है, ठीक है। संविधिक या वैधानिक संस्था, ठीक है। उसके बाद इसका जो ओरिजिन है वो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, PHRA एक्ट 1993 के द्वारा हुआ है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, ये इसका ओरिजिन है। जो वियना घोषणा पत्र आया उसके परिप्रेक्ष्य में विभिन्न देशों ने अपने यहाँ का मानवाधिकारों को संरक्षित करने के लिए कुछ कानून बनाए। तो भारत में जो कानून बनाया गया वो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 बनाया गया। तो जो NHRC है, इसका जो ओरिजिन है वो PHRA एक्ट है, PHRA एक्ट 1993। और स्टेटस क्या है, तो स्टैट्यूटरी संस्था है, अर्थात ये संविधिक या वैधानिक संस्था है। सेम यहाँ भी है, ठीक है। हम ये प्लस का चिन्ह लगा रहे हैं, अगर तुलनात्मक ढंग से हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारा मेथड ये तुलनात्मक ढंग से पढ़ाना, तो हम जब इसका जो चीज़ यहाँ भी होगी तो यहाँ पे प्लस का साइन करेंगे। यहाँ भी सेम चीज़ है, ठीक है। ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है और साथ ही ये इसका भी ओरिजिन PHRA एक्ट 1993 है, ठीक है। अब ये देखते हैं इसका कंपोजिशन क्या है, इसका संगठन। तो यह मल्टी मेंबर बॉडी है, मल्टी मेंबर बॉडी मतलब
चेयरमैन प्लस 5 मेंबर, मल्टी मेंबर बॉडी, ठीक है, मल्टी मेंबर बॉडी, ये भी जो है मल्टी मेंबर बॉडी है, इसमें भी कई लोग होते हैं, मल्टी मेंबर बॉडी। यहाँ पर जो होता है चेयरमैन होता है प्लस 5 मेंबर होते हैं, चेयरमैन प्लस 5 मेंबर, ठीक है। और 2019 में एक NHRC में संशोधन, मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक संशोधन आया और किया गया कानून के माध्यम से, और उस संशोधन में कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर की भी चर्चा की गई। वो 7 होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं अभी बताते हैं। तो ये मल्टी मेंबर बॉडी है और इसमें जो है चेयरमैन प्लस 5 मेंबर होते हैं और 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। एक्स ऑफिशियो मतलब पदेन सदस्य होते हैं। ये 2019 में जो संशोधन आया था उसके क्रम में हुआ है, एक्स ऑफिशियो मेंबर, ठीक है। तो चेयरमैन प्लस 5 मेंबर इसमें होते हैं और 7 जो है एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। ये एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन कौन है इन्हें देख लीजिए। तो ये SC आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय SC आयोग के अध्यक्ष, मतलब शेड्यूल कास्ट जो कमीशन होता है उसके अध्यक्ष होते हैं SC आयोग, ठीक है, ST आयोग, OBC आयोग, माइनॉरिटी आयोग, OBC आयोग, 7 जो हैं पदेन सदस्य होते हैं उसके। और माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो इसके पदेन सदस्य होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर जो होते हैं 7 होते हैं, अर्थात पदेन सदस्य, ठीक है। और ये कौन कौन होते हैं तो ये हम आपको बता रहे हैं। पहले तो इसका कंपोजिशन है कि मल्टी मेंबर बॉडी है, चेयरमैन प्लस 5 मेंबर होते हैं। 2019 में संशोधन किया गया और इसके माध्यम से इसमें कुछ 7 जो है एक्स ऑफिशियो मेंबर जोड़े गए। कौन कौन है? SC आयोग के अध्यक्ष और ST आयोग के अध्यक्ष, OBC आयोग के अध्यक्ष, माइनॉरिटी आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी मतलब जो दिव्यांग जन हैं उस आयोग के जो मुख्य आयुक्त होते हैं उनको लिया गया। PWD आयोग मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो दिव्यांग जनों के आयोग हैं उनके जो हेड हैं उनको लिया गया। साथ ही यह राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष को भी इसमें शामिल किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग उसके अध्यक्ष को इसमें शामिल किया गया। और बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट NCPCR, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसके अध्यक्ष को भी इसमें शामिल किया गया। मतलब इस जो 7 बॉडीज़ हैं इनके जो हेड होते हैं उनको पदेन अध्यक्ष, पदेन सदस्य बनाया गया। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो हेड हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया। तो अब आप लोगों ने देखा, ये आपको दिख रहा होगा कि जो 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं वो कौन कौन हैं। तो शेड्यूल कास्ट आयोग के अध्यक्ष, शेड्यूल ट्राइब आयोग के अध्यक्ष और OBC आयोग के अध्यक्ष, माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक आयोग है भारत का उसके अध्यक्ष, और पर्सन विद डिसेबिलिटी जो दिव्यांग है, ये विकलांग हैं, उस आयोग के अध्यक्ष, और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, और बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो हेड हैं उनको पदेन सदस्य बनाया गया। अब हम देखते हैं SHRC, तो ये भी मल्टी मेंबर बॉडी है। यहाँ भी चेयरमैन होते हैं लेकिन यहाँ पर +2 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, चेयरमैन के साथ 2 मेंबर होते हैं, यहाँ चेयरमैन के साथ 5 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई वो नहीं है कि यहाँ पदेन सदस्य होते हैं। अब हम देखेंगे, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखेंगे कि इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है। अब हम देखेंगे किसका, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखेंगे कि इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो इसका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अपॉइंटमेंट जो है, नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट करता है। तो ये अभी हम देख रहे हैं अपॉइंटमेंट जो है, कंपोजिशन अभी हम लोगों ने देखा, ये प्रेसिडेंट करता है यहाँ पर। और प्रेसिडेंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी, एक कमिटी हेडेड बाय PM, ठीक है, मतलब एक समिति होती है जो कि प्रधानमंत्री जिसकी अध्यक्षता करता है। रिकमेंडेशन हेडेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी
एक समिति जो है उसके रिकमेंडेशन पर ये इसका गठन होता है। और जो इस समिति का है उसका जो उसमें कौन कौन शामिल होते हैं ये देख लीजिए। प्रेसिडेंट करता है, सबसे पहला है कि इसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी। ठीक है, इस कमेटी में कौन होता है, तो इस कमेटी में जो है पीएम होता है। ठीक है, होम मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं। 6 लोग होते हैं इस कमेटी में, 6 लोग होते हैं। इसकी अध्यक्षता पीएम करता है। इसका जो हेड होता है इस कमेटी का वो अध्यक्ष होता है पीएम। उसके बाद होम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी। ठीक है, और इस कमेटी में 6 लोग होते हैं। इस कमेटी में पीएम होता है और पीएम ही इस कमेटी की अध्यक्षता करता है। उसके बाद होम मिनिस्टर होते हैं, फिर लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, और राज्यसभा के सभापति होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। उसके बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। ठीक है, लोकसभा में, यहाँ राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, माफ़ कीजिएगा, यहाँ राज्यसभा के उपसभापति होते हैं। ठीक है, उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा के उपसभापति होते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, उपसभापति और विपक्ष के नेता। लोकसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता, ये 6 लोग होते हैं। और इस समिति की जो अध्यक्षता करता है वो प्रधानमंत्री करता है, भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, तो अब आपसे ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, किसके, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी। ये कमेटी जो होती है एक समिति, वो जो रिकमेंड करती है वो प्रेसिडेंट उसके फलस्वरूप उसका चयन करते हैं। और इस समिति में कितने लोग होते हैं, तो 6 होते हैं। पीएम होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, घुमाने के लिए और फंसाने के लिए सभापति दे देगा तो आप उसको गलत मत करिएगा। उपसभापति होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति, और लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा की। तो 6 लोगों की कमेटी होती है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। अब हम आते हैं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में, तो गवर्नर करता है। इसका जो अपॉइंटमेंट है ये गवर्नर करते हैं। ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमिटी, गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमिटी हेडेड बाय सीएम। रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी, एक कमेटी के सुझाव पर जिसकी अध्यक्षता सीएम करते हैं। ठीक है, तो जो कमेटी सुझाव देती है उसी के आधार पर गवर्नर करता है। जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है गवर्नर करता है। ठीक है, और इसका जो कमेटी होता है इसकी अध्यक्षता जो है सीएम करता है। तो ये थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, इसको आप ध्यान में दीजिएगा। अपॉइंटमेंट से संबंधित बहुत प्रश्न बनते हैं। तो एनएचआरसी की जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करता है, एसएचआरसी का जो है गवर्नर करता है, और इसकी कमेटी में 6 लोग होते हैं और जिस कमेटी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, और इसकी कमेटी की अध्यक्षता सीएम करता है, मुख्यमंत्री करता है। अब हम देखेंगे कि इसका क्वालिफिकेशन क्या है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। इस पॉइंट को जरूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, सभापति नहीं होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि क्वालिफिकेशन, तो इसका जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसका क्वालिफिकेशन है PHRA एक्ट में जो वर्णित है वही उसका क्वालिफिकेशन होता है। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट में जो कानून बनाए गए हैं और जो वर्णित है उसी के हिसाब से PHRA एक्ट 1993 के हिसाब से ही इनकी क्वालिफिकेशन या योग्यता होती है। हम योग्यता पर चर्चा कर रहे हैं। और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में भी सेम चीज़ है। PHRA एक्ट 1993 में जो वर्णन किया गया है उसी के तहत इनकी योग्यता होती है। तो आप क्वालिफिकेशन आप लोगों ने देख लिया। अब आते हैं हम टेन्योर और सर्विस कंडीशन। ठीक है, तो जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो टेन्योर होता है वो जो है 70+3 ईयर्स होता है। 70 वर्ष की आयु और 3 वर्ष की कार्यावधि, जो भी पहले हो। ठीक है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, जो भी पहले हो। ठीक है, तो जो भी पहले हो, तो इसका जो टेन्योर है
जो है 70 वर्ष NHRC का 70 + 3 ईयर्स, 70 वर्ष एज और 3 वर्ष की कार्यावधि जो भी पहले हो। और यहाँ पर होता है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में 70 वर्ष आयु और 5 वर्ष की कार्यावधि, 70 वर्ष आयु, ठीक है, और प्लस 5 वर्ष की कार्यावधि, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। कुछ माइनर डिफरेंस हैं जिस पे आपका ध्यान जाना चाहिए। यहाँ 70 वर्ष की आयु और 3 वर्ष जो भी पहले हो, यहाँ 70 वर्ष की आयु और 5 वर्ष जो भी पहले हो, जो भी पहले हो, ये है, ठीक है। अब हम आते हैं सर्विस कंडीशन पर। तो जो NHRC की है उसका सर्विस कंडीशन जो है पार्लियामेंट डिसाइड करती है, भारत की संसद, ठीक है, पार्लियामेंट बाय लॉ, पार्लियामेंट जो है डिसाइड करती है। और SHRC की भी जो सर्विस कंडीशन है, जो सेवा के जो शर्तें हैं, वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर जो है इसके अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है, लेकिन जो सर्विस कंडीशन है वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पॉइंट कि रिमूवल कौन करता है। तो रिमूवल में जैसा कि हम पहले बताते चले आ रहे हैं, रिमूवल में किसी भी चीज़ को, संस्था को हटाने का 3 पैमाना होता है। इसका पहला पूछता है कि अथॉरिटी कौन है, ठीक है, दूसरा पूछता है कि मैनर या तरीका क्या है, तीसरा पूछता है कि उस तरीका, जो तरीका अपनाया गया है उसका ग्राउंड्स क्या है, उसका आधार क्या है। तो ये अथॉरिटी जो है प्रेसिडेंट है, ठीक है। और यहाँ पर भी इसका जो अथॉरिटी है HSRC का, वो प्रेसिडेंट है, कंफ्यूज मत होइएगा। राज्यपाल इसकी नियुक्ति करते हैं, लेकिन जब रिमूवल की अथॉरिटी जो है NHRC का भी प्रेसिडेंट है और SHRC का भी प्रेसिडेंट है। मैनर क्या है, तो मैनर है जो है प्रेसिडेंट होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायरी करने का वो करते हैं, प्रस्ताव पारित देते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है इंक्वायरी का जो है सुप्रीम कोर्ट को सौंपते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट को सौंपते हैं। और यहाँ पर भी सेम है, ठीक है। तो जो अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट है वो इंक्वायरी का जो सुझाव है वो सुप्रीम कोर्ट को सौंपता है कि सुप्रीम कोर्ट इसकी इंक्वायरी करे, SC। और यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर अपनाया जाता है। और इसका जो ग्राउंड है, ग्राउंड क्या है, किस आधार पर, तो सबसे पहला इसका ग्राउंड है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो है अथॉरिटी है, प्रेसिडेंट है, मैनर है जो प्रेसिडेंट है, जो इसकी इंक्वायरी जो है इस मैटर को कि किस आधार पर क्यों इनको हटाया जा रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट से इसकी इंक्वायरी कराता है। और HSRC का भी प्रेसिडेंट इसको हटाता है, और यहाँ पर भी सेम प्रक्रिया का पालन किया जाता है। यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट जो है इंक्वायरी को करने का अधिकार और जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास भेजता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें रोल अदा करता है और प्रेसिडेंट उस प्रस्ताव को भेजता है। अब हम इसको आगे देखेंगे, इसका ग्राउंड्स क्या है, तो इसे आप नोट डाउन कर लिए होंगे। तो हम इसका ग्राउंड्स देखते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, खैर कोई बात नहीं, एक बार आप देखेंगे, इसके बाद जीवन में आपको कभी मानवाधिकार से संबंधित कोई प्रश्न नहीं छूटेगा, इतना हम गारंटी देते हैं। तो जो ग्राउंड्स है, इसका भी ग्राउंड्स है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, साबित कदाचार, ठीक है, और साबित कदाचार और इनकैपेसिटी, अक्षमता, ये कुछ, ये जो है यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, इन्फिर्मिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड, मतलब जो विकृत शरीर हो जाता है और दिमाग हो जाता है, तो इन्फिर्मिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड, इन्फिर्मिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड, बॉडी एंड माइंड। इसका एक और चीज़ होता है NHRC का, प्रूव्ड मिसबिहेवियर हो गया, इनकैपेसिटी हो गया, प्रूव्ड साबित कदाचार, इनकैपेसिटी, अक्षमता, इन्फिर्मिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड, मतलब विचलित मस्तिष्क और शरीर। और उसके बाद है जॉब आउटसाइड ऑफिस, अगर जो इस आयोग में काम जो सदस्य हैं वो अध्यक्ष अगर अपने ऑफिस के बाहर अगर जॉब करते हैं तो ये भी इनको हटाने का एक ग्राउंड होता है, जॉब आउटसाइड ऑफिस, ठीक है। उसके बाद एक और मेन होता है कन्विक्टेड, अगर किसी भी केस में ये कन्विक्ट हो गए हैं, ठीक है, कन्विक्टेड
एंड सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट। ये इनको नहीं करना होगा, मतलब ये कोई ऐसा गुनाह किए हैं जिसके तहत ये दोषी करार दे दिए गए हैं, और सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट, और इन्हें जेल हो जा रही है, तब भी उस पद पर वो नहीं बने रह सकते हैं, ठीक है। तो इन कुछ पॉइंट्स आप याद रख लीजिए। यहाँ पर भी सेम है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर SHRC के भी केस में, इनकैपेसिटी यहाँ पर भी है, इन्फर्मिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड यहाँ पर भी है, जॉब आउटसाइड ऑफिस यहाँ पर भी है, कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट। अगर वो दोषी करार दे दिए गए, कन्विक्शन का मतलब होता है दोषी, और सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट, और उन्हें जेल हो गई है, अगर वो दोषी करार दे दिए गए हैं और जेल हो गए हैं, तब भी वो अपने पद पर नहीं बने रह सकते हैं। ये सेम है, राज्य मानवाधिकार के आयोग में भी सेम है। तो आपको एक ही लेक्चर से ये दोनों हम आपका कवर करा दे रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, लेकिन ये ज़िंदगी भर का हो गया, इसके बाद इस टॉपिक पर कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। तो ये कुछ ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर इन्हें हटाया जाता है। प्री में कुछ भी पूछा जा सकता है या इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि किन आधारों पर मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, उनको हटाया जाता है। तो ये कुछ ग्राउंड्स हैं जो कि दोनों में NHRC SHRC दोनों में सेम है। अब जो है हमारा आखिरी आता है, तो पोस्ट रिटायरमेंट जॉब, तो ये नहीं कर सकते हैं। पोस्ट रिटायरमेंट जॉब NHRC के अध्यक्ष और सदस्य नहीं कर सकते हैं, और साथ ही ये भी नहीं कर सकते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद 70 वर्ष, 3 वर्ष, 70 वर्ष और 5 वर्ष के बाद अगर ये कोई जॉब करना चाहें तो वो नहीं कर सकते हैं। वो ये अध्यक्ष और सदस्यों सभी पर लागू होता है। तो नॉट एलिजिबल, क्रॉस का मतलब है नॉट एलिजिबल, पोस्ट रिटायरमेंट जॉब, ये वाला पॉइंट हम ले रहे हैं। तो ये नॉट एलिजिबल, और SHRC के भी अध्यक्ष सदस्य नॉट एलिजिबल। तो इस वीडियो को देखने के बाद हम आशा करते हैं कि मानवाधिकार से संबंधित अगर प्री में आए, मेंस में आए, इंटरव्यू में कुछ भी पूछे कि मानवाधिकार क्या होते हैं, मानवाधिकारों का जन्म क्या हुआ है, मानवाधिकारों के कुछ लक्षण क्या होते हैं, और इसका विकास कैसे कैसे हुआ है, तो ये आप ज़रूर बता लेंगे, इतना मुझे विश्वास है। साथ ही प्री से संबंधित कोई भी तुलनात्मक अध्ययन करके हमें बताया NHRC SHRC में, इस तरह जल्दी याद होता है। तो प्री से भी कोई भी अगर फैक्ट या पूछा जाता है तो आप आसानी से कर लेंगे, और हेडर में हमने बताया है तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो, पसंद तो आनी ही चाहिए क्योंकि बहुत ही यूनिक ढंग से बनाया है, ऐसा वीडियो आप इस टॉपिक पर नहीं देखे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि चैनल आपका चैनल है, ग्रो होना चाहिए, ग्रो करे। मिलते हैं हम अपने इसी तरह के इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर और उसकी चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।